करेंगे। तो बेटा फिजिक्स के अंदर वर्क किसे कहते हैं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फोर्स लगाता है मल्टीप्लाई बाय उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, उसको हम वर्क कहते हैं। तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला हम सबको पता है, वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? सो ऐसा यूनिट आ जाएगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर। सो न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम दूसरा नाम दिया है जूल। ओके, जूल एक साइंटिस्ट के नाम पर से आया हुआ है, और 1 जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। अगर इसको मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर लूँ, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, तो 1 न्यूटन को मैं 10⁵ डाइन लिख सकता हूँ। सीजीएस इसका डाइन होता है, और मीटर को लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाता है 10⁵ और 100 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर जो है उसका नया नाम दिया हुआ है अर्ग। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ अर्ग। अर्ग जो है उसको हम सीजीएस यूनिट कहेंगे वर्क का। ओके, चलो, वर्क 3 टाइप के होते हैं। वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव एंड वर्क कैन बी जीरो। अच्छा, वर्क स्केलर है या वेक्टर है? वर्क स्केलर होता है, वेक्टर होता है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो ये जो वर्क है उसके 3 टाइप है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क तब कहलाता है जब ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उसको मैं पॉजिटिव वर्क बोलूंगा। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, then the work is considered as positive work. ओके, नेगेटिव वर्क कब कहेंगे? जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में, उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसी इस डायरेक्शन में हो गया तो इसको मैं क्या कहूंगा? इस वर्क को मैं बोलूंगा नेगेटिव वर्क। आया समझ में? ओके, तीसरा जीरो कब हो सकता है? तो जीरो होने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो फोर्स ही जीरो हो जाए, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है और फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क जो होता है वो हो जाता है जीरो जूल। आया समझ में? तो वर्क 0 जूल होने के लिए 3 पॉसिबिलिटी है। पहला कि भाई फोर्स 0 हो, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा हो, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा हो। तीसरा, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ये 3 पॉसिबिलिटीज है जब फोर्स और जब वर्क जो है वो 0 हो सकता है। ओके, पॉजिटिव कब कब हो सकता है? तो बेटा पॉजिटिव तभी भी कहलाएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट एंगल हो। कैसा एंगल हो? ये जो थीटा बन रहा है, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बीच में थीटा एंगल जो बन रहा है वो अगर एक्यूट बन रहा है तो मैं उसको पॉजिटिव वर्क कहला सकता हूँ। ओके, इसका एक छोटा सा एग्जांपल कि तुम लोगों ने बचपन में बेटा सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ओके, छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक छोटी सी कार है, गाड़ी है। हाँ बोलो सर, मैं लेट ज्वाइन हुआ, प्लीज आप रिपीट कर सकते हो? कौन बोल रहा है बेटा? सर, मैं लहर बोल रहा हूँ, मैं लेट ज्वाइन हुआ। ओके, बेटा एक काम करना, मैं रिकॉर्डिंग सेट करूंगा यूट्यूब चैनल पे मेरी, वहां पे आप देख लेना। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलो। तो बेटा मैं इसको एक रस्सी से ऐसा खींच रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, वो एक पता है ट्रॉली को खींचने के लिए रस्सी का यूज करता है। तो जो फोर्स लगा रहा है वो तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और जो ये ट्रॉली है वो तो आगे की तरफ जाने वाली है, राइट? तो फोर्स में ऊपर की तरफ लग रहा हूँ इस एंगल पे, पर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, अगर वो एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट मतलब लेस देन 90, तभी भी वर्क क्या कहलाएगा? वर्क इज पॉजिटिव। तब जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो है एक्यूट एंगल, मतलब कि जो थीटा बन रहा है वो 0 से लेके 90 के बीच में होता है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ पॉजिटिव वर्क। कोई डाउट यहाँ तक? सिमिलरली नेगेटिव वर्क कब कहलाएगा? जैसे कि मान लो एक ब्लॉक है, ओके, इस ब्लॉक को कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी फोर्स लगा के ऊपर की तरफ ले जा रहा है, और ये ब्लॉक
यहाँ से डिस्प्लेस होते होते इधर तक पहुंच गया। तो बेटा इस फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया या नेगेटिव वर्क किया? ये जो फोर्स लग रहा है उसने पॉजिटिव वर्क किया या नेगेटिव वर्क किया? बताओ जल्दी से। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है? सेम है, अपोजिट है, कैसी है? सेम सेम है, तो पॉजिटिव वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव वर्क। ओके, इसने पॉजिटिव वर्क किया। बट तुम सबको पता है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg जितना। यस सर। राइट? कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है? ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो अगर दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा हो तो फिर ये क्या करेगा? वर्क कैसा होगा इसका? नेगेटिव वर्क होगा। नेगेटिव। So if theta is greater than 90, less than 180, then work is negative. आ गया समझ में? पॉजिटिव नेगेटिव वर्क कब कब होता है? कोई डाउट यहाँ तक? नो वर्क पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। चलो, वर्क का फॉर्मूला भी समझ में आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट इसमें? जूल उसका ऐसा यूनिट है, वो स्केलर क्वांटिटी है। कोई डाउट? सर वर्क नेगेटिव हाँ, होगा बोलो। जब भी इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो अक्यूट नहीं होगा तब। हाँ, अक्यूट नहीं होगा तब, ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव वर्क होगा। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो, सो नेक्स्ट एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एनर्जी। ओके, एनर्जी पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। इस m वाले मास को मैं यहाँ तक लेके आया, तो बताओ मैंने कुछ फोर्स लगाया होगा। ओके, तो ग्रेविटेशन ने यहाँ से यहाँ तक लाने में ग्रेविटेशन ने कितना वर्क किया? ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, उसने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? जल्दी से बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? ग्रेविटी ने फोर्स कितना लगाया? Yes. mg। सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। तो ग्रेविटेशन का वर्क डन होगा mgs, बट कैसा होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव होगा, बिकॉज ग्रेविटेशन ने फोर्स तो नीचे की तरफ लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, -mgh। आ रहा है समझ में? यस सर कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ओके, चलो अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ओके, इसी के ऊपर बेस्ड है एनर्जी। किस टाइप की एनर्जी? मैं बोल सकता हूँ इसको कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि भाई एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी होती है क्या? कोई बता सकता है व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी किसे कहते हैं हम लोग? व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू वर्क। यस, एनर्जी का अगर बेसिक डेफिनेशन पूछे तो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। अगर तुम्हें वर्क करने के लिए तुम्हारे पास एबिलिटी है तो उसको मैं कहूंगा एनर्जी। मतलब मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है तो वर्क तुम नहीं कर पाओगे। सो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अगर मेरे पास एनर्जी है देन आई कैन डू वर्क। इफ आई डोंट हैव एनर्जी देन आई कैन नॉट मूव एनी ऑब्जेक्ट। ओके, अब एनर्जी कितने कितने टाइप की होती है? भैया एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है। ओके, हम जो पढ़ने वाले सबसे पहले वो थे काइनेटिक एनर्जी। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में है, ओके, तो मोशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी आती है देन इट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। इसका एक सिंपल एग्जांपल कि जैसे कि मान लो एक यहाँ पे डब्बा रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है। ओके, अगर कोई जोर से एक छोटा सा बॉल आके जोर से इसे टकराएगा तो क्या हो जाएगा? ये डब्बा डिस्प्लेस हो सकता है। यस सर ओके, तो बेसिकली क्या, इसकी स्पीड की वजह से इसके मतलब ये जो इसकी स्पीड थी बॉल की, उस स्पीड की वजह से इस बॉल का, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, विच मीन्स कुछ ना कुछ वर्क हुआ इसके ऊपर। और वो वर्क किसने किया? इस छोटे से बॉल ने किया।
इस छोटे से बॉल ने वर्क क्यों किया? बिकॉज उसके पास स्पीड थी। अगर स्पीड नहीं होती तो वर्क नहीं कर सकता था। तो स्पीड की वजह से जो एनर्जी आई उसको मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? कोई Yes. डाउट? काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. समझ में आई? Yes, sir. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ड्यू टू स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है, उसकी वजह से जो उसके पास वर्क करने की कैपेबिलिटी आती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। नहीं sir. ओके, चलो अब ये काइनेटिक एनर्जी एक तो हमने देख लिया। दूसरी एनर्जी हम जो पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशंस और फॉर्मूला बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरी जो पढ़ने वाले दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने आगे जी लिखा है विच मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के पास उसकी जो पोजीशन है, अर्थ की हिसाब से जो उसकी पोजीशन है, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है पोजीशन की वजह से, उसको मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जैसे इसका सिंपल एग्जांपल कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, दोनों को मैं एक साथ नीचे फेंक रहा हूँ। ओके, दिस इज माय ग्राउंड। दोनों का मास सेम है, एक को मैंने इतनी हाइट से फेंका, दूसरे को इतनी हाइट से फेंका। ओके, तो वो जब यहाँ तक पहुंचेंगे तब उसके पास जो एनर्जी होगी किसमें ज्यादा होगी, किसके पास कम होगी? जो यहाँ पे height इसकी पे है, स्पीड उसके पास किसकी ज्यादा होगी, energy किसकी होगी। कम होगी? Sir, तो जो इसके पास ज्यादा ज्यादा स्पीड होगी और इसके पास कम स्पीड होगी, विच मीन्स इसके पास कुछ ज्यादा ही काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं आई। क्यों नहीं आई? बिकॉज उसकी इनिशियल पोजीशन कम थी, जबकि इसकी इनिशियल पोजीशन ज्यादा थी। तो बेटा ये पोजीशन ज्यादा होने की वजह से, पोजीशन ज्यादा होने की वजह से उसके पास कुछ एनर्जी आ गई, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब Yes, कोई sir. भी ऑब्जेक्ट की अर्थ के अंदर जो पोजीशन है, बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन जो भी एनर्जी आ रही है उसको मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, उसके अलावा एक और एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अभी सिर्फ हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं, उसके बाद हम उसकी फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। तो भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इलास्टिसिटी? स्ट्रेच कर सकते हो उसको। स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम उसकी शेप या साइज में चेंज करेगा तो वो अपने आप वापस उसी साइज में आने की टेंडेंसी रखता है। Yes sir. इलास्टिक का मतलब क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विच रीगेन इट्स शेप एंड साइज, रीगेन इट्स शेप एंड साइज। ओके, तो रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम इलास्टिक कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, और उसकी वजह से जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसका सिंपल एग्जांपल मान लो एक स्प्रिंग है। सर रबर बैंड भी हो सकता है ना? रबर बैंड भी हो सकता है, स्प्रिंग भी हो सकता है। ओके, बॉ एंड एरो भी हो सकता है। बॉ एंड एरो जो है उसके अंदर भी हम लोग को पता है कि ऐसा बॉ होता है और यहाँ पे हम लोग रस्सी बांध के रखते हैं। फिर जैसे ही मैं इसको खींचता हूँ रस्सी को पीछे, ओके, जैसे ही रस्सी पीछे खींचती है तो ये जो बॉ है उसका शेप चेंज हो जाता है। ओके, तो वो शेप को वापस रिगेन करता है, उसकी वजह से उसके पास एनर्जी आती है। सो स्प्रिंग हो गई, बॉ एंड एरो हो गया, रबर बैंड हो गई, उन सब के अंदर जब वो अपनी साइज चेंज करते हैं, जब वो क्या चेंज करते हैं? अपनी साइज चेंज करते हैं, शेप चेंज करते हैं, तब उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। विच मीन्स जब मैं स्प्रिंग को यहाँ तक खींच के रखता हूँ, ऐसे पुश कर दिया इसको मैंने, इस ऑब्जेक्ट को पुश करके मैंने स्प्रिंग को छोटा कर दिया, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई। समझ में आया? इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो यही एनर्जी वापस इस ब्लॉक को मिलेगी। आ गया समझ में? तो जब भी कोई इलास्टिक चीजों को हम लोग शेप एंड साइज चेंज करते हैं तब उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होती है। उस स्टोर एनर्जी को हम लोगों ने नाम क्या दिया है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आ गया समझ में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब? कोई डाउट? नो समझ सर। में आ गया No, यहाँ sir. तक?
ओके आगे बढ़े। Yes, sir. तो 3 टाइप की एनर्जी हम लोग को जनरली देखने को मिलेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल, और दूसरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आती है किसकी वजह से, मोशन काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से, मोशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगी। पोजीशन Position. ओके मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के और 2 टाइप है, ग्रेविटेशन और इलास्टिक। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, कभी अगर तुम्हें पूछ ले पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताओ, तो energy stored पोटेंशियल in an एनर्जी किसकी वजह object. से आएगी, associated with energy the stored in an object due to its position position. or shape or size. Due to its position, shape and size is called as potential energy. पोटेंशियल एनर्जी के अंदर पूछे तो इसके अंदर तीनों लिखना है। क्या लिखना है, ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप एंड साइज, इसकी वजह से जो एनर्जी आ रही है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल के 2 पार्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगी, पोजीशन की वजह से। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगी, शेप एज वेल एज साइज की वजह से। आ गया समझ में ये, कोई डाउट। नो सर। चलो ओके, अब डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो बेटा कोई भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, चाहे इलास्टिक हो, चाहे काइनेटिक हो, वो पोटेंशियल एनर्जी आती किसकी वजह से है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो अगर हम लोग देखें तो वर्क और एनर्जी एक तरह से रिलेटेड है। अगर मेरे पास वर्क कर रहा हूं मैं तो मेरे पास एनर्जी होगी। ओके अगर मेरे पास एनर्जी है तो मैं वर्क कर सकता हूँ। कोई डाउट इसमें। नहीं सर। चलो अब ध्यान से सुनना। ओके अब एक Sir, सिंपल चीज है। क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो। सर बीच में आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई। ओके ओके कोई बात नहीं। वर्क एंड एनर्जी एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकती है। मतलब मैं अगर कुछ वर्क कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैंने इस मार्कर को ऐसा फेंका तो ये हाइट अटेंड कर रही है कुछ। मैं जब फेंक रहा हूँ तो मैंने जैसे फेंक दिया उसके बाद ये ऊपर तक जा रही है। ऊपर तक जा रही है मतलब क्या कर रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है। उसके पास स्पीड भी है, स्पीड है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है। तो जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट की। इसको फेंकने में मेरे को पास वर्क बाद में क्या हो रहा है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ या ना। यस सर। आ रहा है समझ में ये। ओके तो वर्क और एनर्जी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं इलास्टिसिटी का एग्जांपल लेता हूँ। ओके अगर मान लो भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ और मान लो यहाँ पे एक लेवल चीज है और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग बांध के रखी है और ये स्प्रिंग जब यहाँ पे थी ओके तब कुछ फोर्स लगा रही थी इसको नीचे की तरफ। हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ सर। चलो जब इसको मैंने यहाँ पे रखा या फिर छोड़ो, जब इसको मैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पहले रख देते कि मान लो ये स्प्रिंग जो है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लगा के रखा था, ये उसका नेचुरल जगह है। अगर मैं इसको खींच के मैंने इस पे कुछ फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो खींच के ऊपर आ गया, जब वो खींच के ऊपर आ जाएगा तो स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगी। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। यस हाँ सर। सर। यस सर। हाँ या ना, ऐसा बोल सकता हूँ। अब सेम चीज हो रही है, सेम चीज हो रही है हमारे साथ, बट स्प्रिंग दिख नहीं रही है हमें। एक्चुअल में यही चीज हो रही है बट स्प्रिंग दिख नहीं रही है। स्प्रिंग इसलिए नहीं दिख रही है बिकॉज ये अर्थ है और अर्थ उसको विदाउट एनी कांटेक्ट एक फोर्स लगाता है। अगर सबको पता हो तो कौन सा फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। आया ना, राइट। Yes. तो अर्थ जो है उसको अगर विजुअलाइज करना है तो स्प्रिंग जैसा विजुअलाइज कर सकते हो कि जब मैंने इसको यहाँ पे रखा था तो कुछ अर्थ फोर्स लगा रहा था जिसकी वजह से कुछ एनर्जी आ रही थी। जब उसको मैं और ऊपर ले जाऊंगा तो कुछ अलग चीज होगी जिसकी वजह से उसके पास एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे है तब उसके पास
कुछ अमाउंट में एनर्जी है। जब मैं उसको और ऊपर ले जाऊंगा तो उसके अंदर और कुछ एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ रहा है इतना? यस सर Yes. समझ में आ रहा है? तो वो एनर्जी कितनी होगी और कहाँ से आती है वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो उसके लिए मान लो कि ये जो बॉक्स है वो इनिशियली यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बॉक्स इनिशियली यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई डाउट? ओके, फिर इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले जाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ले जाता हूँ, तब जब वो ऊपर पहुंचता है, अपनी हायर पोजीशन पे पहुंचता है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। समझ में आया? जब वो हायर पोजीशन पे है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है जो हमें दिख नहीं रही। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस और सर वो Yes, स्टोर sir. एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी कहाँ से आती है? तो स्टोर्ड एनर्जी किसके इक्वल होती है? तो ये जो स्टोर एनर्जी जो हुई वो होती है वर्क डन। किसके इक्वल होती है वो? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है उसके अगेंस्ट में जितना वर्क हुआ उतना ही एनर्जी इधर पे स्टोर्ड हो जाती है। समझ में आ रहा है ये बेटा? इसको मेरे हाँ, को सर। इधर से उठा के यहाँ तक लेके आया, तब तक ग्रेविटी ने जो अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क हुआ वो वर्क इसमें स्टोर हो जाता है। तो बताओ बेटा कि जब ये नीचे से ऊपर h हाइट तक आया तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना वर्क हुआ? MGH MGH. mgh हुआ होगा, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हुआ? तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना और लग रहा है? ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट हुआ h, तो ये कितना हुआ? mgh। ये mgh जो वर्क हुआ वो अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ, और वही किसके इक्वल होगा? वही हो जाएगा किसके इक्वल? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? यस ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा है तब उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड हुई जिसको मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, और वो किसके इक्वल होगी? mgh के इक्वल होगी। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? ओके, तो स्टोर्ड एनर्जी mgh फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, क्या ये एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी होगी? इसका मतलब क्या यहाँ पे जब मैं इसको बोल रहा हूँ mgh, तो क्या यहाँ पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी? जब यहाँ पे जीरो थी तब मैं बोल सकता हूँ कि mgh तो मैंने ऐड की, हाँ या ना? जब मैं इसको इधर से इधर तक लेके आया तो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ mgh, उतनी एनर्जी इसमें ऐड हुई है। एक्चुअल में तो यहाँ पे कुछ और होगी, प्लस mgh यहाँ पे हुई। समझ में आ रहा है? हाँ सर कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? R, यस sir. सर इसको जब मैं ऊपर उठा के लेके जा रहा हूँ ना, तो mgh जितना इंक्रीज हो रही है एनर्जी, ऐड हो रहा है कुछ, तो जब मैं इधर जीरो मान रहा हूँ तब इसके पास mgh एनर्जी आ रही है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो यहाँ पे दैट प्लस mgh हो जाता। समझ में आ रहा है? तो जो mgh है वो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करूँ तो उसका फॉर्मूला आएगा mgh। समझ में आ रहा है तुमको? यस इधर उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं है, इधर उस पॉइंट की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, समझना। जब मैं इधर जीरो मान रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तब मैं बोलूंगा कि हाँ कि इधर mgh है। बट अगर एक्चुअल में यहाँ पे जीरो नहीं होती है, क्यों जीरो नहीं होती? बिकॉज अगर मैं इधर एक खड्डा खोद दूं, अगर इधर से मैं खड्डा खोद दूं तो ये बॉल और ये जो ब्लॉक है वो तो और नीचे जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी? ऐसा जब तक मैं खड्डा खोदता जाऊंगा वो नीचे गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा। अगर मैं खड्डा खोदूं और वो नीचे नहीं गिरे तब मैं बोल सकता हूँ कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है? No point. नहीं बेटा, ऐसा मैं बोल सेंटर सकता हूँ ऑफ कि अगर ये अर्थ है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं खड्डा खोदूंगा तो वो नीचे गिरने वाला है, यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे जीरो होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे जीरो होती है बेटा? के सेंटर पे सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो होती है।
आया समझ में? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी? सेंटर ऑफ अर्थ पे। मतलब मैंने सेंटर ऑफ अर्थ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया तो और फर्दर नीचे नहीं जाने वाला, वहीं का वहीं स्टेबल रहेगा। समझ में आ गया? तो हाँ पहला सर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा अर्थ के सेंटर पे। ये जो हमने निकाला mgh वो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होती, वो बाद में पढ़ेंगे 11th में। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है mgh। कहाँ पे और जीरो कहाँ पे होगी? और कहाँ पे तो जीरो है, और कहाँ पे जीरो है? हेलो, तो यस सर। हाँ आवाज आ रही है मेरी? चलो, और कहाँ पे जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी? एक तो सेंटर पे जीरो होगी, और कहाँ पे जीरो होगी? और कहाँ सर पे आउटर जीरो? स्पेस में। आउटर स्पेस में। आउटर स्पेस में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं एक इस ऑब्जेक्ट को एक ऐसी जगह पे ले जाता हूँ जो कि अर्थ से बहुत 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 दूर है। ओके, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पे ले जाता हूँ जो अर्थ से बहुत ही दूर है, अब मैं इस m मास के ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट तक यहाँ पे भी लेके आऊंगा तो भी वो वहीं का वहीं स्टेबल रहेगा, नीचे आने का ट्राई नहीं करेगा। हाँ सर, क्योंकि जी नहीं होगा इधर सर। से मैं इधर लेके आऊंगा तो वहीं का वहीं, क्योंकि g है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थी। अगर मैं इतना दूर चला जाऊं जहां पे g की वैल्यू जीरो हो रही है तो वहां पे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ नो सर। डाउट। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी एट द सेंटर ऑफ अर्थ और एट वेरी वेरी फार फ्रॉम अर्थ। ओके, अर्थ से बहुत दूर जाने पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझ में आ गया, mgh। हाँ ओके, सर। तो mgh यस। जो है, mgh जो है वो एक्चुअल में क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। ओके, अगर मैं कोई जगह की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ mgh, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जीरो मान लिया रेफरेंस पे। अगर ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है अगर ये, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर है और मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं mgh लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब कि रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या एज्यूम किया? जीरो एज्यूम किया। दिस इज अवर अजम्पशन। समझ सर में पर आ रहा हर है? बार तो ऐसे जीरो जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, जीरो जरूरी थोड़ी है, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे कितनी होगी? mgh। ओके, हमको इम्पोर्टेंट है चेंज। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में कितनी है वो हमको लेना देना नहीं है। हमको क्या जरूरत है अभी? अभी हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज की इन। स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो चेंज की जरूरत है, तो इसको मैं जीरो मान लूं तो यहाँ पे mgh होगी। ओके, ओके सर। हम हमेशा अभी जो पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे वो सारे सम के अंदर क्या देखते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो हमें पता नहीं है। समझ में आ गया इतना? हाँ सर। ओके, उसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब देखो वो कहाँ से आती है, किस तरह से आएगी वो देखते हैं। तो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब इनिशियल स्पीड जीरो। जीरो है। जीरो। और Yes. अगर मैं स्पीड जीरो ही है, अगर यहाँ पे स्पीड जीरो है तो मैं इधर ऐसा लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इधर जीरो होगी सर। काइनेटिक कितनी नहीं होगी? होगी। क्यों जीरो होगी? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी सर आती है क्योंकि स्पीड की वेलोसिटी वजह कुछ से। नहीं है स्पीड है ही उसका। नहीं, स्पीड है ही नहीं, इसलिए काइनेटिक जीरो है। चलो बढ़िया। अब मैंने इस पे कुछ फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस होके यहाँ तक पहुंच गया s जितने डिस्टेंस पे, और यहाँ पे उसकी कुछ स्पीड आ गई v। राइट? चलो, तो मैं जब ये फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ से उठा उठा के यहाँ तक जब फोर्स लगाया तो मैंने कुछ वर्क किया होगा, मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो वर्क डन बाय जो फोर्स है, वर्क डन बाय फोर्स जो है वो ही कितना होगा वो निकाल लेता हूं मैं। कितना होगा? F मल्टीप्लाई बाय S। वर्क डन बाय फोर्स ये हुआ। यस।
फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय एस, MAS लिख सकता हूँ। Yes, sir. ओके उसके बाद मैं ऐसा बोल देता हूँ बेटा कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। पढ़ा हुआ है तुमने ये? Yes, sir. इधर u 0 है तो v स्क्वायर आ जाएगा 2AS और AS की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर बाई 2। v हाँ, स्क्वायर बाई sir. 2 आ जाएगी AS की वैल्यू। तो ये जो AS है उसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ v स्क्वायर बाई 2। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आया? हाँ, sir. हाफ mv Half स्क्वायर। MV square. ओके अब इसका मतलब क्या है देखो ध्यान से, इसको ध्यान से सोचो। जो मैं वर्क कर रहा हूँ, जो मैं फोर्स लगा के ये जो वर्क हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी की वजह से उसके पास ये स्पीड आई। अगर मैं फोर्स नहीं लगा रहा था तो क्या उसके पास स्पीड आती थी? क्या मैंने फोर्स नहीं लगाया होता तो स्पीड आती क्या उसके पास? नहीं आती। मैंने फोर्स लगा रहा हूं पर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है कि वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो क्या स्पीड आती है उसके पास? नहीं नहीं, आती। sir. ओके मतलब क्या हो रहा है, मैं जो धक्का लगा के फोर्स लगा रहा हूं, जो वर्क हो रहा है वही कन्वर्ट हो रहा है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ओके तो वर्क डन बाय फोर्स जो होता है वही क्या हो जाता है, वही कहाँ कन्वर्ट होता है? वही कन्वर्ट होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होता है? चेंज Engine इन kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो वर्क डन हुआ उसी को मैं काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूँ। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? हाफ mv स्क्वायर। समझ में आया? काइनेटिक हाँ, एनर्जी का sir. फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ mv स्क्वायर। ओके समझ में आ रहा है? हाफ mv स्क्वायर। ओके हाँ, sir. तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर। अब बेटा इसका और मोमेंटम का कुछ लेना देना होता है, वो देख लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, मास इनटू LV. वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ मास डिवाइडेड बाय मोमेंटम। v को मैं लिख सकता हूँ m इंटू पी, m डिवाइडेड बाय p। Yes. अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में v की जगह पे ये डाल देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ m v का स्क्वायर, v की जगह पे मैं लिख लेता हूँ m अपॉन p का स्क्वायर। सॉरी मैंने गलत लिखा, क्या p अपॉन m आएगा ना, p डिवाइडेड बाय m आएगा बेटा। m को उस तरफ ले जाओगे, राइट? सो p बाय m आएगा वेलोसिटी। सो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m p अपॉन m का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हाफ m p स्क्वायर बाय m स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा तो आएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? p स्क्वायर बाय Yes. 2m। ओके और अगर 2m को उस तरफ ले जाओ, 2m को इधर ले आओ, तो p स्क्वायर की वैल्यू आएगी, p स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2m इंटू के, और अंडर रूट ले लोगे तो p का वैल्यू आ जाएगा 2m बाई के, 2m इंटू के। 2m को इस तरफ ले आओ, 2m के और अंडर रूट, तो p की वैल्यू मिल जाएगी, p इक्वल्स टू रूट 2m के। तो ये रिलेशन है दोनों में। Yes. आ गया समझ में इतना? हाँ, sir. ओके ये जो बेटा है, ये जो फॉर्मूला है कि वर्क डन बाय फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब ये है कि जो भी मैं वर्क कर रहा हूं वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। आया समझ में इतना? वर्क एनर्जी थ्योरम से ही हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और उसका रिलेशन मोमेंटम के साथ जो होता है वो ये दिया हुआ है, राइट? सो मॉड्यूल में से बेटा न्यूमेरिकल करना, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करना, जो भी डाउट्स है पूछना। ओके Yes, sir. अभी इस चैप्टर में एक और छोटा सा चीज है, एनर्जी कंजर्वेशन। जितनी एनर्जी होती है उतनी ही रहेगी, कभी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती, राइट? और एक और चीज होती है मैकेनिकल एनर्जी, जो कि होता है एडिशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके ऊपर के क्वेश्चंस करो, कोई डाउट्स है तो तुरंत पूछो। ओके जिसको एग्जाम है उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ।